अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आज है जी चांद रात, और चांद रात है ये बेसिकली जो जलसा होने जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। और चांद रात के मनाजर आपको अभी थोड़ी देर में बताते हैं, और जब तक आप ये देखेंगे तो खैर दिन नया आगाज़ हो चुका होगा, तो जाहिर है चीज़ें और तेज़ी से आगे पेशरफ्त हो रही होगी। लेकिन अभी तक का जो इन्वायरमेंट है वो आपके साथ डिस्कस करते हैं। इसके साथ साथ जनाब इमरान खान साहब के मिलिट्री ट्रायल के हवाले से एक बड़ा स्टेटमेंट आया है, और स्टेटमेंट वहाँ से आया है जिनको इस्टेब्लिशमेंट के काफ़ी करीब समझा जाता है। और कैसे वक्त के साथ साथ मौक़िफ़ में नरमी और फिर सख्ती, फिर नरमी सख्ती, ये सिलसिला चलता रहता है। इसका एक हसीन इम्तिज़ाज आज आपको बताऊँगी मैं। फिर इमरान खान साहब के जो नैब केसेस हैं उनके अंदर इमरान खान साहब को क्या रिलीफ मिलने जा रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। और फिर आइनी तरमीम का मामला अभी तक आप ये समझ लीजिए टेबल से हटा नहीं है, टेबल पर मौजूद है, और हुकूमत अब अपना आखिरी हल्ला बोलने की पूरी कोशिश कर रही है। तो ये सब चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे इसी व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले यहीं से बात का आगाज़ कर लेते हैं जी। बहुत देरीना मुतालबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान का, और बार बार जलसा जो मुलतवी हुआ, मुझे लग रहा है कि उसका उल्टा असर हुआ। कारकुन मायूस होने के बजाय ज़्यादा पुरजोश हो गए हैं। अब उनके अंदर जो गुस्सा है, जो उनको मुसलसल रोका गया है, तो उसकी वजह से जो उनका जज्बा तोड़ा गया है, उसका एक रिएक्शन जो है वो अब ज़्यादा नज़र आ रहा है। और यही वजह है कि हम ये पहले से ही मैं आपको बता रही थी कि अगर ये जलसा हुआ तो ये बहुत बड़ा जलसा होगा, और उसका एक काफ़ी हद तक ट्रेलर हमें नज़र आ चुका है। उसकी वजह यह है कि एक रात पहले ही जलसे से इस कदर जलसा गाह में शोर है, रौनक है, पूरा एक हुजूम है, और यूँ लग रहा था कि जैसे आज ही जलसा हो रहा है। तो अक्सर ही हम देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम बड़े जलसों से एक रात पहले चांद रात कहा जाता है उसे, और अक्सर जो मरकज़ी रहनुमाएँ वहाँ पर आके जायज़ा लेते हैं इंतज़ामात का। तो इसी तरह की सूरत हाल इस जलसे के लिए भी देखने में आ रही है। अगरचे कि जो ग्राउंड दिया गया है बिल्कुल आखिरी मोमेंट पे दिया गया है, और ये ग्राउंड काफ़ी नाहमवार था, गड़े पड़े हुए थे, कीचड़ था, अजीब सा इसका पूरा मद्दोजज़र थे मैदान के। तो लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर्स हैं वो तकरीबन 24 घंटे यहाँ पर मौजूद रहे हैं ग्राउंड पर, और मुख्तलिफ लोग आते रहे जाते रहे, जलसे के इंतज़ामात का जायज़ा लेते रहे, और अपनी निगरानी में उन्होंने इसको बड़ी हद तक इस काबिल कर दिया है कि यहाँ पर जलसा हो जाए। अभी भी बहुत आइडियल नहीं है हमवारी उसकी ग्राउंड की, लेकिन फिर भी लोगों का जज्बा इस बात को आड़े नहीं आने दे रहा कि मुश्किलात क्या हैं। और एक तो ये इस दफ़ा एक स्ट्रैटेजी नज़र आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि जलसे से एक दिन पहले ही तमाम जो इधर उधर के काफ़िले थे वो पहुंचना शुरू हो गए। केपी से काफ़िले नहीं आए क्योंकि उन्हें आइडिया है कि वहाँ पर उनकी अपनी गवर्नमेंट है, और एक ज़ाहिर है उन्हें अपनी गवर्नमेंट की सपोर्ट हासिल है, तो वो उस दिन भी रुकावटें अबूर करके आ सकते हैं। लेकिन बाकी जगहों से जहाँ से दूर से आने थे लोग, वो एक दिन पहले ही पहुँच गए हैं। जैसे कि बलूचिस्तान से दो बड़े काफ़िले आए हैं, एक तो सालार काकड़ की ज़ेर निगरानी, एक जो उनके बलूचिस्तान के सदर हैं वो लेके आ रहे हैं, वो लीड कर रहे हैं, तो वो पहुँचे हैं। फिर कराची से हलीम आदिल शेख, और फिर उसके अलावा भी 2-3 छोटे छोटे काफ़िले वो लोग भी पहुँचे हैं, तो उन्होंने पहले से ही रंग जमा लिया। पंजाब से भी कई जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन वर्कर्स हैं वो पहुँची हैं काफ़िलों के साथ, और भी लोग पहुँचे हैं जो इनके यानी रुकने पंजाब असम्बली हैं वो भी कुछ पहुँचे हैं। तो ये सारा एक माहौल हमें नज़र आ रहा है। जलसे से एक दिन पहले इनके कुछ मफरूर रहनुमा, या आप यूँ कह लीजिए रोपोश रहनुमा जो हैं वो भी अपीयर हुए हैं। उन्होंने छोटी मोटी रैलीज़ भी निकाली हैं, और जलसे के दिन भी वो यकीनन पहुंचेंगे। तो ये एक माहौल जो है वो पूरा बन चुका है। जलसा गाह की अगर बात करें, आतिशबाजी की गई वहाँ पे, डीजे भट्ट ने बड़े अरसे बाद यहाँ पर साउंड सिस्टम नस्ब किया है, और वाया वाया जो बड़ा मशहूर गाना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जलसा गाह में चलाया गया। रात गए और वहाँ पर फिर जो मुख्तलिफ नौजवान मौजूद थे उन्हें रक्स किया। इसके साथ साथ थ्रू आउट नारेबाजी होती रही, और मुख्तलिफ जो PTI के रहनुमा हैं, लीडर्स हैं,
रुकन असम्बली हैं वो वहाँ पहुँचते रहे, बैरिस्टर गौहर हों, महमूद खान अचकज़ई भी इवन आए, फिर इसी तरह से शेख वकास अकरम, नईम हैदर पंजोता और कई दूसरे यहाँ पर पहुँचते रहे वक्तन फ़वक्तन और जायज़ा भी लेते रहे। कारकुना का जो मोराल था वो भी उन्होंने अप किया। तो काफ़ी एक बड़े अरसे बाद पीटीआई के जलसे का सवाबी जलसा भी अच्छा था, लेकिन उसकी अहमियत, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि ज़ाहिर अपने गढ़ में आप जलसा करते हैं तो वो किसी को बॉदर नहीं कर रहा होता उस तरह जब आप किसी और के गढ़ में जाके जलसा करते हैं। तो जब आप दारुल हुकूमत में जलसा करते हैं तो उसका इम्पैक्ट तो फिर वर्ल्ड वाइड देखा जाता है। और आप ये देखिएगा कि ये जो जलसा है इसको इंटरनेशनल कवरेज भी मिलेगी और ये हेडलाइंस में आएगा कि किस तरीके से इमरान खान की रिहाई के लिए बड़ी तादाद में लोग निकले और उन्होंने जलसा किया। यही वो बुनियादी मकसद है जो इमरान खान साहब चाहते हैं कि बड़ी तादाद में लोग निकलें और उससे एक पूरा मैसेज जाए, ना सिर्फ इस मुल्क के ताकतवर लोगों को बल्कि ओवरऑल वर्ल्ड वाइड, कि जनाब अवाम जो है वो यहाँ खड़ी है, वो इस हुकूमत के साथ नहीं खड़ी, वो इस जाली हुकूमत का मैंडेट तस्लीम नहीं करती। इसीलिए बहुत से लोग इसको एक रेफरेंडम भी करार दे रहे हैं। इस बात के लिए भी इस जलसे को अहम करार दिया जा रहा है कि इमरान खान साहब के जो केसेस मज़ीद ये बना सकते हैं, जाली केसेस, उसके हवाले से भी एक प्रेशर बिल्ड होगा कि लोगों का सब्र का पैमाना अब लबरेज हो रहा है। लोग अब इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर रहे। उन्होंने देखा कि कुछ केसेस आपने बनाए, वो इमरान खान साहब ने कानूनन उनको फ़ाइट किया, अदालतों में फ़ेस किया, वो आहिस्ता आहिस्ता करके सज़ाएँ ख़त्म हुई और अब आप मज़ीद सिर्फ उनको जेल में रखने के लिए मज़ीद नए केसेस तराश रहे हैं, घड़ रहे हैं। ये बात अवाम किस हद तक बर्दाश्त करेगी? तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि जलसे के एक बड़े साइज़ के जलसे की वजह से उसका इम्पैक्ट जो है वो एक मैसेज देंगी और यही वजह है कि इस जलसे को इस कदर अब अहमियत हासिल हो चुकी है। तो बज़ाहिर ये जलसा लग रहा है कि हुकूमत भी जिस तरह से अब पैनिक हो रही है कि ये जलसा होने से पहले ही हुकूमत खुद ही कामयाब करा देगी। वैसे तो पीटीआई को मुखालिफिन भी इस कदर नाअहल और नालायक मिले कि सियासी स्ट्रेटजी की बजाय हमेशा ये लोग घबरा जाते हैं और इसी वजह से डिफेंसिव होकर ये ऐसी हरकतें करते हैं कि उल्टा इनको नुकसान होता है। जैसे कि इन्होंने रातों रात ये कानून साजी की कि जी बग़ैर इजाज़त कोई जलसा करेगा या कोई कानून जो शराइत तय हुई हैं उनकी खिलाफ वर्जी करेगा तो उसके खिलाफ जी ये सज़ाएँ, वो सज़ाएँ, 3 साल 10 साल कैद और फलां फलां। और वो जैसे इन्होंने अफरा तफरी में पास किया और फिर जैसे ही उसको घंटों में सदर साहब ने साइन करके बाकायदा उसको गज़ट का हिस्सा बना दिया। तो ये सारी वो चीज़ें जो बता रही हैं कि ये कितने बौखलाए हुए हैं एक जलसे से और इसकी आड़ में ये सब इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, कानूनी ताकत को भी। फिर पूरा इस्लामाबाद कंटेनरिस्तान बना दिया जाता है और मुख्तलिफ जगहों पर कंटेनर लगाकर रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। हत्ता कि आम शहरी बेचारे इनको मन गालियां देते हैं जब इन्हें कहीं पे पहुंचने के लिए घंटों इंतज़ार करना पड़ता है। सूरत हाल ये है कि ये खुद ही अपने आप को बंद करके बैठ जाते हैं शहर में और मुखालिफिन को तो ज़रूरत ही नहीं, जलसा करने वालों को, मुजाहिरीन को तो ज़रूरत ही नहीं है कि वो शहर बंद करें, ये खुद ही अपने आप को बंद कर लेते हैं। इतने अक्लमंद नहीं है। और हालांकि जलसा अगर आप देखें जो इसका वेन्यू है वो बिल्कुल एक हट गए है शहर से। ऐसा नहीं है कि कोई शहर के बीचों बीच है जो आपको इतनी प्रॉब्लम है, लेकिन इसके बावजूद ये इतने पैनिक हो जाते हैं। और पैनिक होने की वजह है, और मेरा ख्याल दुरुस्त है, कि उन्हें पता है कि लोग उनके साथ नहीं हैं और उनको ये भी पता है कि एक तो आए भी जाली तरीके से और फिर जिस तरीके की ये हुकूमत कर रहे हैं जिससे लोगों की मुश्किलात में सिर्फ और सिर्फ इजाफा ही हुआ है। तो उसके बाद अगर ये सोचें कि लोग जो है वो बाहर नहीं निकलेंगे या इनका साथ देंगे तो फिर ज़ाहिर उनको भी हकीकत तो पता ही है। तो इस वजह से इनकी जो घबराहट है वो जायज़ है और ये घबराए हुए हैं और यही वजह है कि ये इस तरह की तरीके सारे आजमा रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं कि लोगों को मायूस किया जाए। कभी इनके जो चेले चमचे हैं वो आके शुरू हो जाते हैं जलसा मुलतवी हो गया, कभी शुरू हो जाते हैं हाय हाय पीटीआई में लड़ाई हो गई, कभी आके शुरू हो जाते हैं कि दहशत गर्दी का ख़तरा है और कभी आके शुरू हो जाते हैं कि जी जलसा तो इन्होंने मुलतवी कर देना है एंड टाइम पे सुबह, और कभी कुछ और कभी कुछ। तो वो नई आके वही पुरानी, बल्कि नई क्या पुरानी बहानेबाजियाँ शुरू कर देते हैं लोगों को मोराल डाउन करने के लिए, मायूस करने के लिए। तो वो ये इनकी हरकतें जो हैं वो जारी व सारी हैं, लेकिन इससे कख फ़र्क नहीं पड़ रहा। बज़ाहिर जो नज़र आ रहा है लोग काफ़ी पुरजोश हैं और कल बज़ाहिर एक बहुत बड़ा जलसा होने जा रहा है। बाकी जी आज रात गिरफ्तारियों का भी इम्कान है, लेकिन कितनी गिरफ्तारियां कर लेंगे आप? चंद 100 गिरफ्तार कर लेंगे, 1000 2000 गिरफ्तार कर लेंगे, कितने गिरफ्तार करेंगे? जब एक हद से ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग निकल पड़े तो ये चंद 1000 1 2 4 हज़ार गिरफ्तारियां क्या मायने रखती हैं?
اور ویسے بھی یہ کوئی وہ روایتی جلسے تو کرتی نہیں ہے پارٹی کہ جی بسوں میں زبردستی لوگوں کو 500 روپے دہاڑی پر بھر کے لانا ہے. تو یہ پارٹی میں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ خود آتے ہیں, اپنی مرضی سے آتے ہیں, فیملیز آتی ہیں, اپنے خرچ پر آتی ہیں. تو اگر آپ کوئی لیڈر پکڑ بھی لیں گے, 400-500 کارکن بھی پکڑ لیں گے, تو تب بھی جو فیملیز ہیں وہ پھر بھی آ جاتی ہیں. بہت سے کارکن پہلے سے ہی آ کے بیٹھے ہوئے. تو یہ اب چیزیں جو ہیں اتنی زیادہ افیکٹو ان کی ہوں گی نہیں بظاہر جو نظر آ رہا ہے. باقی دیکھتے ہیں مزید اس کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ تو ہم کرتے ہی رہیں گے. اب آ جاتے ہیں جس بات کی طرف جو 9 مئی کے ملٹری ٹرائل کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. آج انصار عباسی صاحب کی ایک سٹوری بھی چھپی جنگ میں, اور انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ جو عمران خان صاحب کے حوالے سے مختلف آپشنز اس وقت زیر غور ہیں, جس میں یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ کیا عمران خان کو ملٹری کی تحویل میں دینا ہے یا 9 مئی کے حوالے سے ان کے اوپر جو مقدمات ہیں اس کس طرح سے آگے بڑھانے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جی کابینہ کمیٹی جو نگران حکومت کی تھی اس نے جو اپنی طرف سے تحقیق کی تھی, ویسے تو وہ بھی ایک اپنے آپ میں بہت بڑا ڈرامہ تھا کہ نگران حکومت جس طرح کی تھی وہ سب کو پتہ ہے کہ وہ کہیں سے بھی انبائسڈ لوگ نہیں تھے. وہ سب بیسکلی بغض, جو عمران خان کے بغض میں ایکسٹریم بغض میں مبتلا لوگ تھے, ان کو چن چن کے اکٹھا کر کے وہ ایک کیبنٹ بنائی گئی تھی. اور اسی کیبنٹ کے چند ہیروں کو بٹھا کے بنا دی گئی کمیٹی کہ جی آپ 9 مئی کی تحقیقات کریں. اور اس کمیٹی نے کیا تحقیقات کی, کن سے تحقیقات کی, کب تحقیقات کی, کوئی اس کا تھا پتہ نہیں. اور پھر ایک تیار شدہ رپورٹ جو تھی وہ نکال دی گئی جس میں سارا الزام جو تھا وہ عمران خان پر ڈال دیا گیا ایز ایکسپیکٹڈ. تو جی وہ بڑی کوئی شواہد بنا کے اس کو رکھا ہوا ہے کہ جی یہ بڑے گا, حالانکہ اس کی قانونی طور پر کوئی حیثیت ہے ہی نہیں. پھر اسی طریقے سے جوڑا جا رہا ہے کہ جی فوج پر بیسکلی عمران خان صاحب ایک سیاسی معاہدہ کرنے کے لیے دباؤ ڈالنا چاہتے تھے. پھر ایک یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ جی ان کا ایک بڑا خطرناک منصوبہ بھی تھا, اور وہ یہ منصوبہ تھا کہ وہ فوج کے اندر بغاوت کروا دیں اور جو فوجی جرنیل ہیں ان کو آرمی چیف کے خلاف کر کے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ رکوا دیں یا پھر ان کو ہٹوا دیں. تو یہ ساری ان کی جو چیزیں تھیں یہ وہی کہانیاں جو ہم بہت دیر سے سن رہے ہیں. اور آخر میں یہ بھی کہا گیا کہ جنرل فیض کے کردار پر ابھی تحقیق کی جا رہی ہے. اچھا, اب یہی انصار عباسی صاحب آج جیو کے پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے شہزاد اقبال صاحب کے ساتھ, وہاں پر انہوں نے یہ گفتگو کی ہے جس کو بڑا اہم سمجھا جا رہا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ جو ایک نیریٹو کافی دنوں سے آپ دیکھ رہے تھے کہ جی 9 مئی کے اوپر جنرل فیض کے حوالے سے بڑی کوئی شواہد ٹھوس مل گئے ہیں, یا آج بھی کچھ لوگ خبریں چلا رہے تھے, خاص طور پر ابصار عالم اور طلعت حسین اور کچھ پھر یہ سوشل میڈیا کے جو ان کے لوگ ہیں یہ سارے مل کے کچھ لگے ہوئے تھے یہ پورا بنانے کے لیے نیریٹو کہ جی فیض حمید صاحب نہ صرف یہ کہ انہوں نے اقرار کر لیا ہے کہ 9 مئی پوری طرح اس کو کروانے میں وہ ماسٹر مائنڈ بھی تھے, عمران خان صاحب کے ساتھ کوارڈینیشن بھی کر رہے تھے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جی وہ بڑی اندر سے فوج میں بھی بغاوت کرواتے پھر رہے تھے وغیرہ وغیرہ. لیکن انصار عباسی صاحب آج بتاتے ہیں کہ جب فیض حمید صاحب کو گرفتار بھی کیا گیا تھا تو اس وقت بھی 9 مئی کے حوالے سے ان کے پاس کچھ نہیں تھا. انہیں صرف ٹاپ سٹی کی جو معاملہ تھا اس کے اوپر گرفتار کیا گیا تھا, اور اتنے دن ان کو کسٹڈی میں رکھنے کے باوجود بھی جو ان سے تفتیش ہوئی ہے اس میں ابھی تک بھی 9 مئی کے حوالے سے کچھ نہیں نکلا. انصار عباسی صاحب کہتے ہیں کہ اگر کچھ 9 مئی کے حوالے سے ہوتا تو اب تک سامنے آ چکا ہوتا. اور مطلب ہے کہ اس بات کو کافی دن ہو گئے, میرا خیال ہے مڈ آف اگست میں جنرل فیض کی گرفتاری ہوئی تھی اور اب تقریباً سپٹمبر کی 8 تاریخ ہے, تو آپ اندازہ لگا لیں کہ 20-25 دن گزرنے کے باوجود بھی اگر کچھ آپ نہیں 9 مئی کے حوالے سے نکلوا سکے تو دیٹ مینس کہ کوئی خاص شواہد وہاں پر ہے نہیں. اور اگر ایسا ہے تو پھر آپ جنرل فیض حمید صاحب کو کس طرح سے 9 مئی کے ساتھ لنک کریں گے, اور پھر اس وجہ سے عمران خان صاحب کا اس معاملے کے اوپر جو ایک پورا آپ نے نیریٹو بنایا کہ جو فوج کے اندر وہ کچھ کروا رہے تھے کر رہے تھے فیض حمید کے تھرو, وہ پھر آپ کیسے لنک ثابت کریں گے. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ معاملہ ہے جس کے اوپر میں کافی دن سے پہلے ہی کہہ رہی ہوں کہ مجھے عمران خان صاحب کا ملٹری ٹرائل نظر نہیں آتا. آپ میرے ریکارڈ پہ ہیں ویلاگز اٹھا کے دیکھ لیجئے, میں نے کئی دفعہ یہ بات کی ہے کہ عمران خان صاحب کا ملٹری ٹرائل مجھے نظر نہیں آ رہا. اول تو یہ ہونا ہی نہیں چاہیے, دوسرا یہ اگر ہوتا ہے تو اس سے صرف سراسر فوج کا نقصان ہوگا اور اس کی شہرت کا نقصان ہوگا, اور اوور آل عمران خان صاحب کا جو نیریٹو ہے اس کو پذیرائی ملے گی. اور تیسرا میں نے کہا تھا کہ گراؤنڈ ریئلٹی مجھے یہ نظر نہیں آتی کہ یہ فوج اس وقت اس طرح کی کوئی بلا وجہ کی مصیبت مول لینا چاہے. تو اب یہاں پر انصار عباسی صاحب بھی آج اس بات سے اتفاق کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور انہوں نے بھی یہی بات کی کہ عمران خان کا جو ملٹری ٹرائل یا فوجی ٹرائل کا معاملہ ہے یہ تقریباً ناممکن ہی نظر
आ रहा है। तो ये जो बेचारे इतने दिनों से फेफड़े फाड़ फाड़ के और गला ख़राब कर कर के चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, ये लोग अब बेचारे आहिस्ता आहिस्ता एक एक कदम पीछे हटने पे मजबूर होंगे बज़ाहिर, क्योंकि फ़िलहाल इस तरफ शवाहिद जाते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो ये काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट है। उसके बाद ये बात करते हैं इमरान खान साहब ने जो नैब तरमीम जो इस वक्त बहाल कर दी गई हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उनके तहत उनकी तरफ से इमरान खान साहब की तरफ से उनके वकला ने अपील दायर कर दी है नैब कोर्ट्स में कि अब ये नैब कोर्ट्स के ज़ेर एहतमाम या उनके दायरा इख्तियार में नहीं आता मामला, तो इसलिए इमरान खान साहब को इससे बरी किया जाए। और कानूनी तौर पर तो इसमें कोई कबाहत नहीं है, यकीनी तौर पर जब एक कानून अब एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका फ़ायदा इमरान खान को भी हो सकता है इसके ऊपर। लेकिन इमरान खान के ऊपर ज़ाहिर तनकीद अखलाकी या सियासी तौर पर हो रही है कि भाई जिन तरमीम को आप गलत कहते रहे हैं, अब आप उनसे फ़ायदा उठाने के लिए क्यों आ रहे हैं? तो हाई मॉरल ग्राउंड पर तो आपको चाहिए था कि आप इसके लिए अप्लाई ही ना करते। इसके ऊपर फैसल चौधरी साहब जो इमरान खान साहब के वकील भी हैं, वो ये कहते हैं कि जी सियासी मामलात अलग होते हैं और कानूनी मामलात अलग होते हैं। सियासी तौर पर इमरान खान साहब का मौक़िफ़ वही है कि ये तरमीम नहीं होनी चाहिए, हत्ता कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इनकी मुखालफत की, केस किया, आखिरी हद तक गए, ख़ुद भी दलाइल दिए। लेकिन जब उनकी पूरी कोशिश के बावजूद भी अगर वो कानून एग्जिस्ट कर रहा है, तो अगर वो भी उसकी जद में आते हैं तो वो क्यों ना कानूनी तौर पर उसका फ़ायदा उठाएं। तो ये उनका नैरेटिव है। मेरे नज़दीक ये बात इस तरह से है कि एक तो पहली चीज़ ये कि जो दोनों जो केसेस हैं वैसे ही ये ख़ुद सियासी बुनियादों पर और बदनीयती पर मबनी है, और कई दफ़ा हम आपको बता चुके हैं कि इनके अंदर कोई ठोस शवाहिद उस तरह से नहीं मिले। और ये हम नहीं कह रहे, ये बहुत सारे जो इंडिपेंडेंट कोर्ट रिपोर्टर्स हैं वो भी आपको यही बताते हैं कि कम से कम साबित करने की हद तक तो नैब इसमें ऐसा कुछ साबित नहीं कर सकी जिसके ऊपर सज़ा हो सके। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि ये लोग जो ये एतराज़ कर रहे हैं कि ये कानून साजी की मुखालफत करने के बावजूद इमरान खान इस पर क्यों रिलीफ ले रहे हैं, वो उन कानून साजियों पर आवाज़ क्यों नहीं उठाते जो कि महज की ही इसलिए जा रही हैं कि उसमें पीटीआई को या इमरान खान को रगड़ा लगाना है। देखिए, अगर कानून साजी कोई हुई है, उससे फ़ायदा उठाना गलत है, तो ऐसी कानून साजी करना भी तो गलत है जो बदनीयती पर मबनी हो, जिसका मकसद ही ये हो कि आपने मुखालिफ को रगड़ा लगाना है। और अभी आपने हाल ही में देखा है कि कितनी ऐसी इन्होंने चीज़ें की हैं, भले वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का मामला हो, इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम की हैं, उसके ऊपर भी फिर आप इसी तरह आवाज़ उठाएं ना कि भाई अपने आप को फ़ायदा उठाने के लिए यह कानून साजी की जा रही है। इसी तरीके से अभी आईनी तरमीम का पैकेज तैयार करके बैठे हैं, उसमें भी मकसद यही है बेसिकली कि अपने आप को सिक्योर करना है और पीटीआई को रगड़ा लगाना है। उसके लिए ज़रूरी है कि काजी साहब ऊपर बैठे रहें और वो सबको प्रोटेक्ट करके अपने परों में छुपा के पूरी हुकूमत का जाली इलेक्शन बैठे रहें वो वहाँ पर। तो ये मकसद है आईनी तरमीम का। तो उसके लिए आप जो है वो अब इसके ऊपर भी फिर आप बोलें। अगर आप नीयत ही चेक कर रहे हैं तो फिर हुकूमत की बदनीयती आपको नज़र नहीं आ रही कि वो हर जगह किस तरह बदनीयती से कानून साजियाँ भी कर रही है और मुखालिफ को रगड़ा लगाने की तैयारी भी कर रही है। तो इसमें तो इमरान खान ने तो कुछ नहीं किया, उन्होंने तो कानून नहीं बनाया अपने लिए कोई फ़ायदा लेने के लिए। कानून तो ये जरदारी और शरीफ फैमिली ने बनाया अपने लिए, अपने केसेस ख़त्म करवाने के लिए। तो ये एक सारी चीज़ है। लेकिन बहरहाल इस बात के ऊपर ज़ाहिर है अखलाकी तौर पर क्वेश्चन हो भी सकता है और हो भी रहा है कि जी इमरान खान क्यों फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये एक कहानी है। लेकिन ये भी खबर बहुत हल्की ना लीजिएगा कि अगले हफ्ते हुकूमत एक पूरा ज़ोर लगाने वाली है कि आईनी तरमीम किसी तरह से पास हो जाए, और उसके लिए उनकी पूरी कोशिश है कि मौलाना को साथ घेर घार लिया जाए। और मौलाना को इस सिलसिले में ये भी कुछ अनकन्फर्म खबरें हैं कि 4 वजारतें तक ऑफ़र की जा रही हैं और उन्हें काफ़ी और भी मुराद की पेशकश की जा रही है और उन्हें अपने साथ मिलाने की कोशिश की जा रही है कि वो आईनी तरमीम में साथ दे दें। तो इसमें मौलाना का किरदार काफ़ी अहम हो चुका है, लेकिन इसके साथ साथ जो पीटीआई के आज़ाद अरकान हैं उनको भी घेरने की कोशिश होगी। तो ये कुछ 2 नंबरी पूरी करने की कोशिश करेंगे जो कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। लेकिन बज़ाहिर देखना ये है कि अगले हफ्ते क्या ये इनका आखिरी हल्ला कामयाब होता है या नहीं, क्योंकि उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें मज़ीद वाज़ेह हो जाएंगी। मखसूस नशिस्तों का तफसीली फ़ैसला आएगा, अमल दरामद के ऊपर बात शुरू हो जाएगी जब जजेस पूरे वापस आ जाएंगे। तो ये सब जब होगा तो फिर उसके बाद चीज़ें अगर क्लियर हो गई तो फिर तो इस हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा आईनी तरमीम करना। तो इन्होंने भी अगले हफ्ते में पूरा अपना आखिरी ज़ोर लगाना है। लेट्स सी कि इनका ये ज़ोर कितना कामयाब होता है। आखिर में सिर्फ एक बात करेंगे जी, आज JUIF की तरफ से लाहौर में मीनार पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया था जो कि ख़त्म नबूवत के मामले पर थी।
اور نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑی تعداد میں وہاں پر JUIF کے کارکن موجود تھے, سپورٹر بھی موجود تھے, ووٹر تو نہیں لیکن سپورٹر موجود تھے. اور ووٹر میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ JUIF کا کوئی خاص ایسا پنجاب میں بینک ہے نہیں, ووٹ بینک. لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے کہ بہت سے لوگ اس کو کمپیئر کر رہے تھے کہ جی دیکھیے یہ اتنا بڑا جلسہ ہے, یہ بھی تو ہے, اور عمران خان کا جلسہ تو اتنا بڑا نہیں ہوگا, یا ہوگا بھی اگر تو JUIF جو ہے وہ زیادہ اسٹریٹ پاور رکھتی ہے. اس میں دو باتیں ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ JUIF واقعی اسٹریٹ پاور رکھتی ہے, اس پہ تو کبھی کسی نے کویشچن نہیں کیا. دوسری جو بات ہے وہ یہ کہ JUIF کے جو لوگ آئے ہوتے ہیں جلسوں میں, ان کے بات چیت اور شعور کا فرق ہوتا ہے ان لوگوں کے جو PTI کے لوگ عام فیملیز اور وہ آئے ہوتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے ان میں زیادہ تر جو JUIF کے کراؤڈ میں لوگ ہوتے ہیں ان کے کارکن یا مدرسے سے جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, تو اس وجہ سے بھی یہ ایک ہمیشہ بات کی جاتی ہے. دوسری جو چیز ہے امپورٹنٹ وہ یہ کہ JUIF وہاں پہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں کر رہی تھی. JUIF کا جو 1 پوائنٹ آج جلسے کا مقصد تھا یا جلسہ یا اجتماع کا مقصد تھا وہ تھا ختم نبوت. یہ وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر کوئی بھی مسلمان ہو, کسی بھی سیاسی جماعت سے اس کی وابستگی ہو یا اس کی ہمدردی ہو, وہ اس کے اوپر لبیک ہی کہتا ہے. تو یہ بیسکلی ختم نبوت کی رونق تھی جو ہمیں وہاں پر نظر آئی, کہ اس کی وجہ سے لوگ اس نعرے کے پیچھے, تو میں بھی چلی جاؤں گی, کوئی بھی اور چلا جائے گا, لیکن بات یہ ہے کہ جو سیاسی جلسہ ہے اس کی تو نوعیت ہی الگ ہے نا, پھر اس کا مقصد ہی الگ ہے, تو وہ ایک الگ چیز ہے. تو اس کو ہم اس کے ساتھ کمپیئر تو نہیں کر سکتے, لیکن ادر دین دس پھر بھی میں سمجھتی ہوں کہ JUIF کا یہ ایک اچھا اجتماع تھا, لیکن بہرحال اس کا مقصد, اس کا جو پرپس تھا وہ ایک ڈفرینٹ تھا. ملتے ہیں آپ سے اگلے ولاگ میں اور اس پہ بات کریں گے, پھر جلسے کی کوریج کے حوالے سے مزید ایکسٹینسو گفتگو ہماری جاری رہے گی. اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.